फिर खुशामदीद JUI के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने अब से कुछ देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। कहा है कि आर्मी चीफ की एक्सटेंशन या मुद्दत मुलाजमत में इजाफा एक इंतजामी मामला है। आर्मी चीफ की एक्सटेंशन माजी में भी होती रही है। हुकूमती ज़राए का कहना है कि आर्मी एक्ट तरमीमी बिल आज कौमी असम्बली में पेश किए जाने का इम्कान है। ज़राए के मुताबिक आर्मी एक्ट में तरमीम करके सर्विसेज चीफ्स की मुद्दत मुलाजमत 3 से बढ़ाकर 5 साल की जाएगी। रहनुमा नून लीग तारिक फजल चौधरी ने कहा है कि आर्मी एक्ट तरमीमी बिल पर इत्तेहादियों को एतमाद में लेंगे। हुकूमती ज़राए का ये भी कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद 34 करने की तजवीज़ भी पेश की जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद बढ़ाने का बिल आज कौमी असम्बली से मंजूर करवाए जाने का इम्कान है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि वक्त आ गया है वफाकी काबीना में नए लोगों को शामिल किया जाए। नून लीग की पार्लिमानी पार्टी के इजलास से खिताब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि जल्द वफाकी काबीना में रद्दोबदल होगा। अल्लाह के फजल और सबकी कोशिशों से मईशत मुस्तहकम हो रही है। शरह सूद 17.5% से 15% पर आना खुशाइंद है। महंगाई बढ़ने की शरह 38% से कम होकर 7% तक आ गई है। वज़ीर आज़म ने अपने खिताब में कहा कि मुल्क को दिवालिया करने के दहाने पर पहुंचाने वालों के नापाक मंसूबे नाकाम हुए हैं। मुल्क की बका की खातिर अपनी सियासत की कुर्बानी देने वालों को तारीख अच्छे अल्फाज में याद रखेगी। मौरिख जब तारीख लिखेगा तो वाज़े तौर पर मुल्क के खैर खाहों का भी लिखेगा। मौरिख IMF को कर्ज देने से रोकने के लिए खत लिखने वालों के बारे में भी लिखेगा। इजलास में पार्लिमानी पार्टी को कौमी असम्बली में मुजवज़ा कानून साजी के बिल पर भी एतमाद में लिया गया। कौन होगा व्हाइट हाउस का मकीन? अमरीकी सदारती इंतखाबात में रियासत पेंसिल्वेनिया अहमियत इख्तियार कर गई है। पेंसिल्वेनिया में डोनाल्ड ट्रंप या कमला हैरिस, किसका पलड़ा भारी है? रिपोर्ट कर रहे हैं पेंसिल्वेनिया से जियो न्यूज़ की नुमाइंदे अयाज अकबर यूसुफजई। जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ अमरीकी रियासत पेंसिल्वेनिया के दारुल-हुकूमत हैरिसबर्ग में, और जहाँ पर सदारती इंतखाबात के हवाले से तमाम तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। इस रियासत की कितनी इंपॉर्टेंस है और इस सदारती इंतखाबात में ये कितना बड़ा रोल प्ले करेगा, हमारे साथ एक पाकिस्तानी मौजूद है जो कि अमरीकी निजात पाकिस्तानी है, उनसे बात करते हैं। स्विंग स्टेट्स में ये रियासत वो रियासत है जिसकी इलेक्टेबल्स की तादाद सबसे ज़्यादा है। इसकी तादाद 19 है। कमला जो है वो लीड ले रही थी और ग्रेजुअली अब ट्रंप ने यहाँ पर लीड लेना शुरू कर दी है। ऑल्दो वो जो लीड है वो कुछ इशारियों में ही है, लेकिन इस वक्त यहाँ पर ट्रंप की लीड जो है वो ज़्यादा है और इस लीड को बहुत इम्पॉर्टेंट समझा जाता है बिकॉज 93 जो टोटल इलेक्टेबल्स है इन 7 रियासतों में, उसमें से 19 जो है वो सिर्फ यहीं पर है। तो अगर आप परसेंटेज देखें तो यहाँ पर 20% से 23-24% तो सिर्फ यहीं पर बनता है। बाकी 6 रियासतों में कामला की पोजीशन जो है वो कदरे बेहतर है, यहाँ पर वो नीचे हैं, तो शायद उनका 1 या 2% का जो डिफरेंस है वो यही की वजह से आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे उस्मान कुरैशी जो कि इसी रियासत के बाशिंदे हैं। उनका ये कहना है कि ये वो 7 रियासतें जो कि स्विंग स्टेट कहलाती हैं, जिनका वोट जिस तरफ जाएगा पलड़ा उस तरफ भारी होगा। लेकिन इस बात का अंदाज़ा या इस बात का फैसला 5 नवंबर की पोलिंग के बाद ही होगा कि जो ताज है वो किसके सर पर सजता है। एक तरफ खातून उम्मीदवार हैं कमला हैरिस और दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप जो पहले भी सदर रह चुके हैं। दोनों का मुकाबला बड़ा सख्त है और नेक टू नेक मुकाबला हो रहा है, लेकिन पोलिंग के बाद पता लगेगा कि आइंदा 4 सालों के लिए कौन सदर मुंतखब होता है। जी, कराची के यूनिवर्सिटी रोड पर तामीराती काम के लिए खोदे गए गड्ढे में कार जा गिरी है। इसी बारे में बात करेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ राहील सुलेमान से। राहील, किस तरह वाक़या पेश आया और अब कोई कोशिश की जा रही है इस कार को निकालने के लिए? जी जुनेद, ये वाक़या पेश आया था गुज़श्ता रात को हमारी बात हुई पुलिस हुकाम से, तो बताते हैं कि यूनिवर्सिटी रोड पर मुख्तलिफ तामीराती काम के सिलसिले में गड्ढे खोदे हुए हैं और रोड जो है उसकी वजह से इंतहाई जो पहले चौड़ा हुआ करता था उसकी चौड़ाई भी कम हो गई है, जबकि इसके साथ साथ मुख्तलिफ मकामात पर खुदाई की हुई है। ये वाक़या पेश आया जिसमें एक कार सवार इस गड्ढे में जा गिरा, उसके नतीजे में वो जख्मी हुआ। उसे फौरी तौर पर जो करीबी प्राइवेट हॉस्पिटल था वहाँ ले जाया गया। पुलिस हुकाम बताते हैं कि उसकी हालत खतरे से बाहर है, जबकि इससे पहले भी ऐसे कई वाक़या पेश आ चुके हैं जिनमें मोटरसाइकिल सवार भी गड्ढों में गिर चुके हैं और वो भी जख्मी हो चुके हैं। यूनिवर्सिटी रोड पे जो इस वक्त मुख्तलिफ तामीराती मंसूबे जारी हैं, जिसकी वजह से इस पूरे रोड पे खुदाई हुई है और यहाँ पर ट्रैफिक की शदीद प्रॉब्लम्स है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हैं और मुख्तलिफ ऐसे हादसा पेश आते रहते हैं जिनमें न सिर्फ शहरी जख्मी होते हैं बल्कि उनकी गाड़ी
आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बानी पीटीआई के वकील इंतजार पंजोथा की बाजियाबी के केस की समाअत हुई। समाअत के दौरान इंतजार पंजोथा के वकील अली बुखारी ने अदालत को बताया कि इंतजार पंजोथा बाजियाब हो गए हैं, हालत अच्छी नहीं है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि उन्होंने इंतजार पंजोथा को टीवी पर देखा, बहुत बुरा लगा, जो कुछ हुआ नहीं होना चाहिए था। मुहज़्ज़ब माशरों में ऐसा नहीं होता। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक ने एडिशनल अटॉर्नी जनरल से सवाल किया कि मिसिंग पर्सनस के वाक़यात क्यों हो रहे हैं। इंतजार पंजोथा केस को अगवा बराए तावान के तौर पर भी लें तो भी इन वाक़यात की रोकथाम होनी चाहिए। पुलिस कुछ दिन बाद इंतजार पंजोथा के मामले की मुकम्मल तफ्तीश करे। इस्लामाबाद में भी कराची वाली सूरत हाल हो गई है, भत्ते की पर्चियाँ आ रही हैं। पीटीआई के वकील शुएब शाहीन ने कहा कि अटॉर्नी जनरल ने 24 घंटों में रिकवरी का कहा, इसीलिए इस सवाल तो उठते हैं, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि अटॉर्नी जनरल ने बाजियाबी की कोशिशें की, उनके खिलाफ कोई मनफी मुहिम नहीं होनी चाहिए। सरबरा JUI मौलाना फजल रहमान इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। मुसवदे में जिन शिकों को वापस लेने पर वो आमादा हुई है, क्या ये आज का तरमीमी एक्ट ये उस 26वीं तरमीम में हुकूमत की अपनी आमादगियों की नफी नहीं कर रही? क्या ये नया एक्ट 26वीं तरमीम की रूह के मुनाफी नहीं है? क्या ये आइन का तकाजा होगा कि कल आपने 26वीं तरमीम में वो सारे किरदार वापस ले लिए कि जिससे हमारे आर्म्ड फोर्सेस को सिविल के अंदर इख्तियारात में इजाफा मिल रहा था, आज दूसरी तरफ से आपने एक्ट पास करके अपने ही उस अमल की नफी की है। ये आइन की तौहीन है, आइन के 26वीं तरमीम की तौहीन है, पार्लियामेंट की तौहीन है, जिसने कि ये 2-4 रोज हुए पास किया और आज आप उसकी नफी कर रहे हैं। जमीयत उलमा इस्लाम इससे पहले भी इस्लामाबाद की हुदूद तक पास किए गए एक्ट जिसका ताल्लुक वक्फ अमलाक के साथ है, उसको गैर शरई करार दे चुकी है। और ये सिर्फ जमीयत उलमा इस्लाम की राय नहीं, बल्कि ये उम्मत का इज्तिमाई राय है। और इस्लामी नजरियाती काउंसिल इस एक्ट के खिलाफ अपनी राय दे चुकी है। आज उसी एक्ट के करीब करीब उसके मुमासिल एक एक्ट हिंदुस्तान में पास किया जा रहा है। इससे आप अंदाजा लगाएं कि अगर आज वहां की गवर्नमेंट वहां के मुसलमानों की अरबों एकड़ पर मुश्तमिल मुस्लिम औकाफ के खिलाफ एक कानून पास करने जा रही है, हिंदुस्तान मुसलमान के जायदादों को जिस तरह हड़प करना चाहता है, उनके वक्फ अमलाक को जिस तरह हड़प करना चाहता है, पाकिस्तान की हुकूमत ने पाकिस्तान के अंदर रहकर मुसलमानों के औकाफ को हड़प करने की कोशिश की। कोई ज़मीर है कि उस ज़मीर को एक दफा झंझोड़ा जाए कि हम पाकिस्तान, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में इस्लामी अहकामात के साथ क्या खिलवाड़ कर रहे हैं, अल्लाह के दीन के साथ क्या मजाक कर रहे हैं। मुबारक सानी केस में सुप्रीम कोर्ट ने फैसले दिए, बिल आखिर सुप्रीम कोर्ट को अपने फैसलों की इस्लाह करनी पड़ी। इसी तरीके से शादी ब्याह के मामलात, दूसरे निकाह के मामलात पर जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले आए हैं, वो कतई तौर पर कुरान और सुन्नत के अहकामात के खिलाफ हैं। मैंने अपनी आइली जिंदगी में न सुप्रीम कोर्ट से पूछना है, न मैंने हुकूमत से पूछना है, मैंने अल्लाह के हुक्म के तहत करना है। मैंने अल्लाह से पूछना है और अल्लाह ही के सामने जवाब दे।
मैं ऐलान करता हूं कि मैं किसी सुप्रीम कोर्ट के ऐसे गैर शरई फैसले और हुकूमत की तरफ से पास किए गए गैर इस्लामी कानून का पाबंद नहीं हूंगा। आईन कहता है कि हर कानून कुरान और सुन्नत के मुताबिक होगा। कोर्ट पाबंद है कि वो कुरान और सुन्नत के ताबे फैसले देगी। ऐसे फैसलों को हम तस्लीम नहीं कर सकते। हम इसके खिलाफ जाएंगे, दोबारा कोर्ट में अपना मुकदमा लेकर हम जाएंगे। हम जमहूरी लोग हैं, आईन और कानून के दायरे में लड़ेंगे और यहाँ पर इस्लामी अक़दार को सरबुलंद करेंगे। इस्लामी अक़दार और अहकामात को इंसानी हुकूक के मुनाफी करार देना किसी मुल्हिद का किरदार हो सकता है, किसी अल्लाह के सच्चे बंदे का किरदार नहीं हो सकता। हम कभी भी दिफाई पोजीशन पर आकर इस्लाम की जंग नहीं लड़ेंगे। हम वाज़ेह तौर पर कहना चाहते हैं कि हम इस मुल्क में जारहाना अंदाज के साथ अल्लाह के दीन की जंग लड़ेंगे। हम आगे बढ़ेंगे इंशाअल्लाह, और इस हवाले से हम अवाम में भी जाएंगे। हम अवाम में बेदारी पैदा करेंगे। हम अवाम के अंदर एक शूर बेदार करेंगे कि आपके मुल्क के अंदर अल्लाह के दीन के साथ कोई खिलवाड़ न कर सके, चाहे वो हमारी असम्बलियां हों, चाहे वो हमारे हुक्मरान हों, या चाहे वो हमारे अदालत। इसके साथ ही हम इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ 28 नवंबर को सक्खर में बाबुल इस्लाम कॉन्फ्रेंस करेंगे। ये एक अवामी असम्बली होगी। हम 8 दिसंबर को पेशावर में इंशाअल्लाह इसराइल मुर्दाबाद कॉन्फ्रेंस करेंगे। वो भी अवाम की असम्बली होगी, और हम मुल्क के अंदर इस किस्म के जो इक़दामात हो रहे हैं उनको उन इज्तिमाआत में उठाएंगे और एक पूरी तहरीक के तौर पर इंशाअल्लाह हम आगे अपना कदम बढ़ाएंगे। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मौलाना साहब, आपने कहा है कि 26वीं आईनी तरमीम में अगर आप हुकूमत के साथ ताउन न करते तो उन्होंने जो 11 लोग भेजे हुए थे उनको भी वो पास करवा। अब वो 27वीं आईनी तरमीम लेके आ रहे हैं और उसमें भी उनके पास ऑप्शन है कि वो 11 उनको इस्तेमाल करके तो पास करवा। तो आप उसको रोकने के लिए क्या? अभी तक तो तरदीद आ रही है कि कोई 27वीं तरमीम नहीं आ रही। जिस वक्त ये तय हो जाएगा कि वाकई आ रही है तो फिर हम तबसरा करेंगे। आप भी होंगे, हम भी होंगे इंशाअल्लाह। मौलाना साहब, ये बताइए कि अगर आज पार्लियामेंट से ये इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट पास होता है तो आपका अगला अमल क्या होगा? इसके खिलाफ जाएंगे, रोकेंगे? जाहिर है जी कि हम तो उसके खिलाफ बात करेंगे और बरमला करेंगे और पब्लिक में जाएंगे जी। इस तरीके से तो माशाल्लाह को कबूल न क्यों न करें फिर हम। मौलाना साहब, ये बताएं कि आपने यकीनन मजलिस शूरा को आपकी जो जिस जमात के साथ आजकल हमांगी है, आपसे मुलाकातें भी आपकी जारी हैं। मेरा मुराद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत है। उससे मुलाकातों के और मुस्तकबिल का जो लाया अमल है उसके बारे में मजलिस शूरा को इत्मीनान में लिया होगा। इसके साथ सवाल यह है कि एक सोशल मीडिया पे क्योंकि एक प्रोपेगेंडा हो रहा था तो फौरी तौर पर इमरान खान ने आपसे रब्ता किया। इमरान खान ने आपको पैगाम भेजा PTI की 2 आला शख्सियात के जरिए और आपसे रब्ता किया गया। तो क्या इमरान खान के ये राब्ते और आपके साथ कुर्बत, क्या वो आपके साथ मिलकर कोई लायामल बनाना चाहते हैं मुस्तकबिल में, और क्या आपकी भी इसी तरह पैगाम रसानी होती है इमरान खान के साथ? शुक्रिया। आपके सवाल को जरा करके चाहता हूँ, आपके सवाल को नजरअंदाज करके मैं ये बात कहना चाहूँगा कि यकीनन हम इस ज़रूरत को महसूस करते हैं कि जमीयत उलमा इस्लाम जब अपोजिशन की जमात है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी अपोजिशन की जमात है, तो कोई पार्टी असम्बली के अंदर रहते हुए 2 अपोजिशन नहीं किया करती। अब अगर इस माहौल से हम फ़ायदा उठा सकते हैं, ताल्लुकात के अंदर जो तलखी थी उस तलखियों को हम दूर कर सकते हैं, एक बेहतर माहौल हम पैदा कर सकते हैं, तो हम इससे वो फ़ायदा क्यों नहीं उठाएंगे। इख्तलाफ पीपल्स पार्टी से भी है, इख्तलाफ मुस्लिम लीग से भी है, इख्तलाफ MQM से भी है, इख्तलाफ नेशनल पार्टी से भी है, लेकिन ताल्लुकात भी हैं, तलखियाँ नहीं हैं। हम तहरीक इंसाफ के साथ इख्तलाफ के बावजूद अगर तलखियों का खात्मा करके एक नॉर्मल किस्म का जो ताल्लुक़ सियासी जमातों का आपस में होता है वहाँ पर ले आते हैं, तो ये मेरे ख्याल में पाकिस्तान की सियासत में एक मुस्बत तब्दीली कहलाएगी।
مولانا صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ جو ایکٹ استداد دہشت گردی والا پاس ہونے جا رہا ہے، کیا یہ اس پہلے مسودے میں تھا جس کو روکا گیا اور اس میں ختم کیا گیا؟ یہ اس کا مفہوم وہاں تھا. اب اگر مفہوم وہاں سے نکال دیا اور خود انہوں نے آمادگی ظاہر کی تو کیا اس اپنے آمادگی کی نفی نہیں کر رہے؟ اور صاحب یہ بتائیے گا کہ اب چونکہ ابھی تک حکومت کی طرف سے واضح اشارہ نہیں ملا سائنس کی عینی تدبیر کا، لیکن اس پہ کام بھی ہو رہا ہے کسی نہ کسی طرح. اگر ایسی نوبت آئی تو کیا آپ پھر بھی حکومت کی مخالفت کریں گے اس ترمیم میں، یا دوبارہ پھر ساتھ دے سکتے ہیں؟ کیا آپ کسی بھی اسٹیٹ پہ اس حکومت کے ساتھ جا سکتے ہیں؟ دیکھیے، اگر تو ایک احتمال کی بات ہے. جب آپ اگر لگاتے ہیں اپنے سوال میں تو وہ ایک احتمال کی بات ہوتی ہے، تو احتمال پر تو جوابات نہیں دیے جاتے. تھوڑا سا حقائق کی طرف آ جائیں گے. حضرت یہ بتائیں کہ جو ترمیم پہلے لائی جا رہی تھی اس میں تو بڑی خطرناک قسم کی شکیں تھیں، جس پہ ہم آپ کو اپریشیٹ بھی کرتے ہیں کہ آپ نے اس کا راستہ روکا ہے. لیکن سر ایک جو ابھی اس ترمیم کے اندر ایک بات جو ہے کہ اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ ججز کے تقرر کے وقت تو انہیں جو ہے انتہائی جو اعلیٰ معیار کی کسوٹی اس پہ پرکھنا چاہیے. لیکن جج کی کرسی پہ بیٹھنے کے بعد کسی کے اوپر نہ تو خوف کا سایہ ہونا چاہیے اور نہ ہی کوئی لالچ ہونا چاہیے. تو اب جو سینئر 3 ججز کی تعیناتی کا اختیار، چیف کا اختیار حکومت کے پاس ہے، تو کیا سینئر ججز حکومت سے کی طرف نہیں دیکھیں گے فیصلے کرتے ہوئے؟ کیونکہ متعدد کیسز میں حکومت یا تو فریق ہوتی ہے یا اس میں مجرم کے طور پہ کھڑی ہوتی ہے. میرے خیال میں دیکھیے، یہ تو ایک ہمارے ہم خود بنایا ہوا ایک ماحول. کیا آرمی چیف کا تعین پرائم منسٹر نہیں کرتا؟ تو پھر وہ پرائم منسٹر کو دیکھتا رہتا ہے. وہ جس پرائم منسٹر نے جس کو آرمی چیف بنایا اسی کو انہوں نے تیا پانچا کر دیا. جی، تو میرے خیال میں ایک سسٹم ہونا چاہیے، جس سسٹم کے تحت ماضی میں عدلیہ ایک ایسی جگہ پر پہنچ گئی تھی کہ جس سے باقاعدہ پارلیمان کی جو خود مختاری تھی اور اس کی جو بالادستی تھی اور سپرمیسی تھی، وہ جب بری طرح متاثر ہو رہی تھی تو کہیں نہ کہیں تو کوئی راستہ نکالنا ہوگا. اب جو راستہ بھی آپ نکالیں گے، کوئی نہ کوئی ایک پہلو سے اس پر ایک سوال تو مرتب ہو سکتا ہے. تو اس میں مجموعی طور پر اصول دیکھنا چاہیے. کوئی بھی حکومت آئے گی تو ہر حکومت کو یہ اختیار حاصل ہوگا، کوئی یہ موجودہ حکومت کا اختیار تو نہیں. امیر JUI مولانا فضل الرحمان اسلام آباد میں پریس کانفرنس کر رہے ہیں.